जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लूसेंट जीके से हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिया है। और कहाँ से फ्रेंड्स, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से चीनी लेखक तक, यानी इतने यहाँ से स्टार्ट हमने किया है और चीनी लेखक तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने पूरा एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर लूसेंट जीके को इस टाइप से पढ़ेंगे तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है स्टैटिक जीके से आपका 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, यानी स्टैटिक जीके से ही, जो कि लूसेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्ट करेंगे और चीनी लेखक तक जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन सीरीज 1 से 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का ये सीरीज है फ्रेंड्स। आपको लगातार लेक्चर मिलता रहेगा, तो अगर इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में साथ चल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 स्रोतों से। धर्म ग्रंथ पहला, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्राचीन भारतीय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेदों को माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, श्रुति माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेद है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेद किस का उपदेश देता है। तो वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रित कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेदों में आर्यों के बारे में कैसी जानकारी मिलती है। तो वेदों में फ्रेंड्स आर्यों के बारे में जानकारी, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा, यानी उनका इतिहास कैसा रहा आर्यों की, इस और राजनीतिक प्रणाली कैसी रही। ठीक है, वो कौन से ईश्वर को मानते थे, उन पे ईश्वर की कैसी महिमा थी, ये सब हमें किससे मिलता है, वेदों के आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों से राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, और ऐतिहासिक, यूँ ईश्वर की महिमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को समर्पित है फ्रेंड्स, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वेद को गायत्री मंत्र लिया गया है। किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद से। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एसएससी में तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो फ्रेंड्स आपके इंद्र हैं। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित विचारों का खिल कहा जाता है, तो 8वें मंडल को। किस मंडल को, 8वें मंडल को। ठीक है फ्रेंड्स, किस मंडल के चतुष्वर्णीय समाज को कल्पना का आदि स्रोत में वर्णित पुरुष सूक्ति कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10वें मंडल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए फ्रेंड्स हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं।
ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, किस शब्द का संबंध गाय से है? तो फ्रेंड्स वो है धन्य का संबंध है। ठीक है, किस वेद में बावनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत है? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी, यानी सबसे अधिक फली फूली? तो फ्रेंड्स वो नदी थी सरस्वती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यजुर्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अर्धयु, क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सारस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए किस वेद में संकलन है? तो यजुर्वेद में है। किस में है संकलन? यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए फ्रेंड्स, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना एग्जाम में। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम का शाब्दिक अर्थ गान है। किस वेद में अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है? तो ये वेद कौन सा है? सामवेद है। अगला क्वेश्चन, सामवेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पठनकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। सामवेद के 1810 सूक्त किस वेद से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वह वेद आपका सामवेद है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 27 नंबर, कौन से 2 वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है? तो वह 2 वेद आपका यजुर्वेद और सामवेद है। किस वेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीन है? तो वो है अर्थवेद। ठीक है, किस वेद में जादू टोने का वर्णन है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये अर्थवेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण है? तो यह अर्थवेद है। किस वेद के मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण है? तो ये अर्थवेद है। किस वेद में मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण है? तो ये आपका अर्थवेद 2 बार आ गया, चलिए कोई बात नहीं। किस वेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? तो वह अर्थवेद है। किस वेद में जुड़ी साकल शाखा है? तो वह ऋग्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? तो 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आपका शुल्क है, दूसरा कृष्णा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कौ, थूम, राणा, यानीय यो जैमिनीय या तलवार किस वेद की शाखाएं हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सामवेद की हैं। अर्थवेद की शाखाएं कौन सी हैं? तो शौनक और पैम्पालाद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए फ्रेंड्स, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 40, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए किस में लिखे गए हैं? तो ये गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस में शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा शतपथ में। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 108 है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैत्रेयानी में स्त्री को पुरुष का चौथा दोष बताया गया है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीसरा मुख्य दोष बताया गया है।
किसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जाबोलोपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित किसे माना जाती है? तो मनुस्मृति को मानी जाती है। ठीक है, चलिए, किस काल का मनुस्मृति का मानक ग्रंथ है? तो ये आपका शुंग काल का। किस काल का? शुंग काल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वेदों को भलीभांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किस साहित्य का प्राणायाम किया गया है? तो यह है सूत्र साहित्य का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सूत्रों में किस धर्म का सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है? तो गौतम धर्म सूत्र को। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8 है। पुराणों में कौन सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? तो वो ये मत्स्य पुराण है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पुराणों का सबसे अधिक महत्व है? तो अग्नि पुराण का सबसे अधिक महत्व है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस पुराणों में कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है? तो अग्नि पुराण। ठीक है। किसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो ये जातक में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का ऐतिहासिक किसमें ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र में ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य विश्वगुप्त है। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो काल्हड़ ने किया था। काल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो राजतारणी है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? तो चर्चनामा, लेखक अली अहमद है। ठीक है, चर्चनामा में मिलता है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिपिका। कात्यायन की गार्गी संहिता कैसी ग्रंथी है? तो ज्योतिष ग्रंथि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ये आपके ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। ये आपका नोट है, इसका स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने अपने किस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया? तो हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन है? तो निरियकस, आर्नेसिक्रटस, आर्स्टिबुलस। ठीक है, ये सब क्या है? सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 74, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है। मेगस्थनीज ने अपनी किस पुस्तक में मौर्य युगीन समाजों और संस्कृतियों के विषय में लिखा है? तो ये इंडिका है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो ये सीरिया नरेश एंटियोकस का
राजदूत था। ठीक है, किसका था? आंतियोकस का। डायनी डायोनियस यह किसका राजदूत था? तो ये मिस्र नरेश टालमिन फिलडेल्फस का था। किसका था? मिस्र नरेश फिलडेल्फस का था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये और ये दो, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। ये वाला लेखक अलग है और ये वाले लेखक अलग हैं, तो शब्दों से अंतर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डायोनियम किसके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियम किसके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। टालमी ने दूसरी शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी? तो भारत भूगोल लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। इससे फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। प्लिनी ने अपने किस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में वर्णन किया है? तो नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसी में प्लिनी ने भारतीय पशु, पेड़, पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन किया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। फाहियान चीनी यात्री किस नरेश के दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस चीनी यात्री ने मध्य प्रदेश की जनता के सुख या समृद्धि बताया? तो ये फाहियान। ठीक है, ये फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 वर्षों तक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुगन भारत में कब आया? तो ये 518 ईस्वी में आया। ठीक है फ्रेंड्स। संयुगन कितने वर्षों की यात्रा के बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की? तो ये 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। हेनसांग यह कब भारत आया और किसके शासनकाल में? तो ये 629 में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हेनसांग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हेनसांग कहाँ से भारत आया? तो ये चीन से भारत आया। हेनसांग कितने वर्षों की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा? तो 1 वर्षों के यात्रा के दौरान। हेनसांग कितने वर्षों के बाद और कब भारत से चला गया? तो ये 15 ईयर्स बाद 645 ईस्वी में चला गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। हेनसांग भारत किस लिए आया था? हेनसांग भारत किस लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। ठीक है, हेनसांग भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक में पता चलता है? तो ये सियूकी में पता चलता है। सियूकी में कितने देशों का वर्णन है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 138 देशों का वर्णन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। चलिए हेनसांग ने किस पुस्तक में हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया? तो ये सियूकी था। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? सियूकी। हेनसांग ने किसकी प्रतिमाओं की पूजन किया? तो ये बौद्ध के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजन किया था। कौन? हेनसांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। इत्सिंग कितनी शताब्दी के अंत में भारत आया? तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग ने अपने विवरण में किसका वर्णन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन अरबी लेखक आया? ठीक है, तो ये कौन आया था? अल बरूनी आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा बच्चा लोग, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा ये लगा लेक्चर? अगर आप लोग इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट बुक, तो कभी लाइफ में अगर भूल गए तब भी कहिएगा कि सर भूल गए। बस इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा,
जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इन टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे छूटेगा नहीं, पक्का। ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि कोई भी पुस्तक उठा लीजिएगा, कोई भी एमसीक्यूज़ का उठा लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट से उठा लीजिएगा। अगर ये जो हमने टॉपिक करवाया है इससे अगर क्वेश्चन आपका बच रहा है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस कोई भी उठाइएगा इस टॉपिक से एमसीक्यूज़, अगर देखिएगा उसमें आप 100% हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके लेक्चर का सेकंड वीडियो अब कल मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।